Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. आज का टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर। जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। अभी तक लास्ट 40 टू 45 ईयर में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। लगभग 1 या 2 साल छोड़ के एक क्वेश्चन 100% आता ही है। मतलब आप लोगों को 15 से लेकर 20 मार्क्स तो पक्के हैं। इस साल भी जब क्वेश्चन आया था 2025 में, वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, बट वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे अगर 10 मार्क्स का आया तो अपन लोग उस चीज़ पर देखें, लेकिन अपन को पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कुछ जाना नहीं है। कॉज एंड कंसिक्वेंसेस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। क्या पूछे जाते हैं? कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते। बट आप लोगों को जनरल स्टडीज टाइप में नहीं लिखना है, आप लोगों को कैसे लिखना है? ज्योग्राफी ऑप्शनल टाइप में। यही तो मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाऊंगा और आप लोगों के पूरे कहीं भी आप जब आंसर्स लिख के आओगे तो आप लोगों को एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा और मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आओगे। ठीक है, तो माइग्रेशन जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, क्योंकि ये 2 से ढाई घंटे का वीडियो बनता, इसीलिए चूंकि मुझे क्या करना है, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब लिमिटेशंस कम का बनाना था, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, आज अपन लोग कॉजेज देख लेंगे, कल अपन कंसिक्वेंसेस देख लेंगे, लेकिन कॉजेज से भी पहले थोड़ा सा अपन बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों को थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो स्पेशल नहीं पूछते हैं थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन, बट आपको हर आंसर के अंदर उसको लिख के आना है कि भाई ये वाली बात अगर बोली गई है माइग्रेशन के ऊपर तो हमारा क्या होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये वाली थ्योरीज यूज होंगी, है ना। अब देखो माइग्रेशन में ही अपना आज का टॉपिक पूरा माइग्रेशन ही चल रहा है, पार्ट 1 है अपना। ठीक है, अब आप लोगों को ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्टार्ट करें अपन लोग। देखो सिलेबस के अंदर पिंक वाला पोर्शन है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, सिर्फ वाइट वाला बचा हुआ है, और जो मेरा येलो और रेड वाला पोर्शन है वो अपन लोग कंप्लीट करेंगे। अपन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पेपर नंबर 1 में माइग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉज एंड कंसिक्वेंसेस से। पेपर नंबर 2 के अंदर हम लोगों का सीधा सीधा माइग्रेशन में इंटर रीजनल, इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन देख लेते हैं और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देख ली जाती है माइग्रेशन की, है ना। तो अपन लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कॉज भी देखेंगे, कंसिक्वेंसेस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पेपर नंबर 1 में पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 2 में अपना लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, लेकिन अब हमें क्या लेना देना उससे कि पेपर नंबर 1 में पूछे गए हैं, पेपर नंबर 2 में पूछे गए हैं। हम लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो एग्जाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है। अब उसमें से ही अगर आप लोगों को 15 से 20 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से मिल जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है ना। पॉपुलेशन से तो अपन देख चुके हैं कम से कम 40 से लेके 45 से लेके 65 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसका मतलब है आप केवल और केवल अगर पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी कर जाओगे तो आप लोगों के आराम से 80 से लेके 90 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने इसी में आ जाएंगे आउट ऑफ 500, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है। ठीक है, तो अब देखो, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सिर्फ इतना बचा हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स और ये बाकी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है ना, पॉपुलेशन एक्सपल्जन वगैरह, है ना। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी भी मैंने इसके अंदर पूरे नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस जो एक साथ पूछे गए थे अभी तक वो मैंने अलग लिख दिए हैं, फिर केवल और केवल कॉजेज पूछे गए हैं वो मैंने अलग लिख दिए हैं। अब जब मैं कंसिक्वेंसेस का जब डायरेक्ट अगला पोर्शन बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं अलग लिख दूंगा, है ना। कल वाले वीडियो में मतलब है एक लेक्चर, कल वाले वीडियो में लिख दूंगा। तो इसका मतलब कितने सारे आए हैं कि मुझे 2 स्लाइड्स लगा लेनी पड़ी इसके अंदर कि भाई हर बार लगभग देखो 85, फिर 2000, फिर 7, 17। अब देखो इसके बाद से तो बहुत ज़्यादा, देखो 17, फिर 19, फिर 20, फिर 21, उसके बाद भी 81, 90, 14, 15, 14, 21, 22, 23, 25 में भी क्वेश्चन आया है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आया। अब बोलोगे 24 में नहीं आया, भाई कंसिक्वेंसेस आ गया होगा, है ना। माइग्रेशन से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो ये वाले क्वेश्चन, और आप लोगों को पता है मेरा पैटर्न ही ये है कि मैं आप लोगों को पहले
सिलेबस दिखाता हूँ जो भी अपना, उसके बाद मैं पीवाईक्यू दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड माइग्रेशन अगर दोनों साथ में पूछे जा रहे हैं तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकेले कॉजेज अगर पूछे गए हैं तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 वाले पे दिमाग लगाओ एक बार कि सीधा सीधा लिखा है, पुल फैक्टर्स इन द इंटरनल माइग्रेशंस आर ऑफन बेस्ड ऑन परसेप्शन रेदर देन द रियलिटी। अब इस चीज के ऊपर ना जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना वो बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ये चीजें आती हैं इसीलिए मैं इन पे फोकस करता हूं, ना कि ऐसी चीजों पर जो ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, है ना। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% एग्जाम बेस्ड आप लोगों का ये क्या होने वाला है, पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। आगे बढ़े, है ना, स्टार्ट करें अपन लोग माइग्रेशन को। तो क्या होता है माइग्रेशन, देखो पहले तो मैंने अपना हैंड रिटन नोट से वो लिख दिया है, बाकी का अपन लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, मैंने डायरेक्ट बुक से देखा था अपना कुल्लर और उसमें लिखा हुआ है, तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख लिया है। क्या है माइग्रेशन, सीधा सीधा अगर मैं बोलूँगा माइग्रेशन है क्या है भाई, एक परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट चेंज है ऑफ द रेसिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर पूरा ग्रुप ऑफ पीपल का ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ये यहाँ पे एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है और ये है एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में अगर परमानेंट अगर चेंज आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर 200 लोग रह रहे थे, ठीक है, फिर ये यहाँ से 50 लोग यहाँ चले गए, तो ये परमानेंट हो जाए या फिर सेमी परमानेंट हो जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जो विलेज वाले एरिया होते हैं, जब आप लोगों की खेती बाड़ी नहीं होती तो वो लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो तो सेमी परमानेंट है क्योंकि वो अपने टाइम पे वापस भी आ जाते हैं, है ना। परदेसी बोलते हैं ना कि घर आया परदेसी, ठीक है, वही वाली चीज हो गई। तो परमानेंट या सेमी परमानेंट चेंज ऑफ द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप पीपल ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। भाई अपन को डिस्टेंस भी देखना है। मान लो बड़ा आपने बोला कि भाई मैं तो अरे एक माइग्रेंट बन गया हूँ, मैं अपने शहर, जैसे मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ और मैंने देखा कि भाई इंदौर का ये वाली जगह से मैं यहाँ चेंज होके मैं यहाँ आ गया हूँ मैं इंदौर के अंदर ही, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई मैं तो माइग्रेंट हूँ, है क्या माइग्रेंट हूँ, है ना। तो कोई एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे होना चाहिए। मान लो बड़ा आप एक मोहल्ले से पीछे वाले मोहल्ले में शिफ्ट होकर आपने बोला यू आर अ माइग्रेंट, है ना। तो ये नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि ये एक परमानेंट या सेमी परमानेंट चेंज है रेसिडेंस का ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल का ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, है ना। माइग्रेशन टुगेदर विथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज फंडामेंटल एलिमेंट। देखो मैंने आप लोगों को बताया था फर्टिलिटी और अपना मोर्टेलिटी थे मेन अपने डिटर्मिनेंट्स के लिए। याद हो आप लोगों को मैंने जब डिटर्मिनेंट्स बता रहा था तो मैं उसी टाइम पे बता रहा था कि माइग्रेशन 3 चीजें थी ना, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन, ये मेन पिलर्स थे अपने किसके, डिटर्मिनेंट्स के, है ना। वही आ गए डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया। तो ये वही वाली चीज हो गई कि माइग्रेशन जो है ना फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के साथ साथ क्या हो गया, फंडामेंटल एलिमेंट हो गया जो कि डिटरमाइन कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ को और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को किसी भी एरिया के, है ना। नाउ क्लासिफिकेशन अगर करोगे भाई कैसी कैसी अपने माइग्रेशन होती है, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर आप लोग माइग्रेट कर रहे हो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटर रीजनल माइग्रेशन मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में विद इन अ सेम स्टेट और विद इन अ सेम नेशन, ठीक है, तो वाली बात हो गई, तो उसको बोलेंगे इंटर रीजनल। या फिर इंटर अर्बन, मतलब एक शहर से दूसरे अर्बन दूसरे शहर में, मतलब अर्बन एरिया से अर्बन एरिया में अगर आप माइग्रेट कर रहे होगे तो उसको बोलेंगे इंटर अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होगा भाई, किसी भी रूरल एरिया से अगर आप लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करेंगे। या फिर इंट्रा अर्बन, मतलब एक ही जो अर्बन एरिया है, बड़ा सा एरिया है मान लो, और उसमें अगर एक आप यहाँ पर रह रहे थे, अब कहाँ हो गए, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर स्लम एरिया में रह रहे थे और आप लोग कहाँ गए, नॉर्मली आप एक अच्छे वेल सेटल्ड एरिया में आ गए, तो है तो अर्बन एरिया ही ना, तो इसीलिए इंट्रा अर्बन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अर्बन से रूरल नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। ये तो अब ये चीज हो गई एक इंटरनेशनल, इंट्रा रीजनल, इंटर अर्बन, अर्बन, मतलब ये डिस्टेंस रिलेटेड, मतलब कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो। दूसरा है, ये पहला है क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया टेम्परेरी या फिर परमानेंट, आप टेम्परेरीली शिफ्ट हो रहे हो या फिर परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो, है ना। तीसरा है लॉन्ग और शॉर्ट, भाई आप लोगों का लॉन्ग
माइग्रेशन है या फिर शॉर्ट माइग्रेशन है, डिस्टेंस वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल और मास, मतलब आप सिर्फ एक ही जा रहे हो या फिर आप पूरा परिवार लेके जा रहे हो या फिर आप पूरा का पूरा मोहल्ला लेकर जा रहे हो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कई यूएसए के अंदर मैक्सिमम जो है गुजरात से जो लोग जाते हैं वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है, पंजाब वाले ढाबे वाले, मतलब एक्सेट्रा वगैरह। तो ये पूरा का पूरा एक कम्युनिटी ही शिफ्ट कर जाए तो वो चीज हो गई। नेक्स्ट इज एक मिनट में दो लिख रहा हूँ इसमें, ये थर्ड ये फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ हो गया पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड और वॉलंटरली। भाई आप पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हो, मतलब आप लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो बाहर, ठीक है, तो जो अपना अपनी जो गवर्नमेंट है वो आप लोगों को भेज रही है कि साथ में फॉर एग्जांपल आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि आईएफएस ऑफिसर्स जो है वो कौन है भाई, पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हो गए ना, तो है तो माइग्रेंट ही ना, नॉर्मली इनडायरेक्टली, तो वो हो गए। तो वो चीज हो गई कि भाई रह रहे कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि वो चीज हो गई, लेकिन है तो ना स्पॉन्सर तो कर ही रहे ना। या फिर वॉलंटरी आप जा रहे हो, अपने खर्चे से जा रहे हो, जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो तो क्या आप तो क्या आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो गवर्नमेंट आप लोगों की हेल्प करेगी या फिर खुद ही आप जाओगे, तो वो चीज हो गई है। अब बताओ जैसे माइग्रेशन हुआ और मोबिलिटी हुई, ठीक है, जैसे आप लोग घूमने गए, मैं जैसे मुझे घूमने जाना है और मैं 15 दिन के लिए घूमने गया यूएसए के लिए, तो क्या आप माइग्रेंट कहलाओगे, है ना। अगर आप घूमने जा रहे हो तो क्या आप माइग्रेंट कहलाओगे? द आंसर इज नो, आप सिर्फ मोबाइल हो गए। तो मतलब मोबिलिटी और माइग्रेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आप माइग्रेंट कर जाओ या फिर मोबाइल कर जाओ, तो मतलब आप मूव कर गए हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या आप हमेशा के लिए बसने जा रहे हो क्या? नहीं ना। तो यही तो रीजन है, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप लोगों का जो रेसिडेंस है, रहना है, जैसे किराए से आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों का रेसिडेंशियल वो एड्रेस बदल रहा है, तो उसको बोलेंगे माइग्रेंट, ना कि अगर आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप 1 महीने के लिए घूमने निकल जाओ, लेकिन आपको माइग्रेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है, आपको टूरिस्ट बोला जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा इस तरीके से बता दिया, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स तैयार करके रखे हुए हैं। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा हैवी लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत थ्योरेटिकल में जा रहा हूं, लेकिन क्या करें, एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज से हटके लिखना है तो इसी तरीके के पॉइंट्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो देखो, माइग्रेशन रिफर्स टू द स्पेशल मोबिलिटी ऑफ द पीपल अक्रॉस द रीजन्स ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। तो अलग अलग फैक्टर्स से क्या होगा, आप लोगों के स्पेशल मोबिलिटी होगी किसकी, लोगों की, अक्रॉस द रीजन, है ना, अलग अलग रीजन्स में होगी। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स यूज हो सकते हैं, भाई पैसा कमाना है लोगों को, या सोशल फैक्टर्स है, या पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, आप लोगों को नहीं आ रहा भाई, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, आप लोग अब सोशल मीडिया पे लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वो चीजें हो गई, है ना। तो ये फैक्टर्स यूज होते हैं, है ना। मैं स्पेशल इसमें ऐसे नहीं लिखूंगा मैं आप लोगों को एक पूरी हेडिंग बता दूंगा, मैं बोलूंगा भाई फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, जिस चीज के लिए अपन को जरूरत है एग्जाम में वही चीज अपन फोकस करेंगे ना। मैंने इसमें एक लाइन में अगर फैक्टर्स लिख दिए ना, बहुत है ना। तो बस कितने फैक्टर हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इतना बहुत है, एक्सेट्रा जरूर लिखते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब जो मैंने अलग अलग कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि एक जैसा लगता है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, देसा बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, देसा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन इज द आउटकम ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बाहर आप लोगों को डेवलपमेंट देख रहा है, देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को लगता नहीं कि भाई बाहर जाना चाहिए, वहां कमा के लाऊंगा हम पैसे, है ना। तो क्यों हो रहा है आप लोगों का माइग्रेशन? ये किसने बोला है? यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन देसा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है भाई, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब बड़ा एक जगह पर क्या हो गया, आप लोगों का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एक जगह पर कम पॉपुलेशन है, या फिर जो ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर आप लोगों का हो सकता है ओल्ड एज पॉपुलेशन हो, है ना, या फिर आप लोगों का अगर वहां पर यूथ पॉपुलेशन है और वहां पर जॉब नहीं मिल रही है तो क्या होगा, प्रॉब्लम है। और दूसरी जगह पर क्या है, आप लोगों की पॉपुलेशन कम है और जॉब बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, इंसान मूव कर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इज लेबर मार्केट गैप्स देखने को मिल रहे हैं, कई कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं,
है ना। आप लोगों को दिख रहा है वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसलिए लोग भाई शांत जगह पर रहना पसंद करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, नहीं रह पा रहा है भाई इंसान, जैसे दिल्ली के लोग हैं, मान लो दिल्ली में लोगों को रहना पसंद है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे कि नहीं भाई हमें दिल्ली में नहीं रहना, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो वो वाली बात हो गई। डिजास्टर एंड एस्पिरेशंस, भाई डिजास्टर्स आ गए मान लो, तो भी लोग शिफ्ट होते हैं। हाँ, कई जगह ऐसे होते हैं डिजास्टर रेजिलियंस हो रहा है आजकल, पॉलिसीज वगैरह ऐसी बन रही है, लेकिन फिर भी लोग शिफ्ट होते हैं ना। या फिर एस्पिरेशंस होता है, भाई मैं मुझे तो ऐसी लाइफ जीनी है ना, या फिर मुझे को बहुत छोटी लाइफ जीनी है, तो भाई कई लोगों को गांव में भी जाना होता है, कई लोगों को शहर में भी जाना होता है, कई लोगों को अच्छे डेवलप्ड जगह पे भी जाना होता है। क्यों भाई, सोशल मीडिया के कारण, है ना। तो ये चीजें सोचो, तो ये दो चीजें जो है वो जिसको मैं आप लोगों को 2 से 3 पेज में लिख पाता, ये अपन लोगों ने 2 लाइन में कर ली, बहुत है 2 पैराग्राफ, है ना। माइग्रेशन आज के टाइम पे डिफाइन किया जाता है डेमोग्राफिक फोर्स के द्वारा। यूएन का डेसा ने एस्टिमेट किया है 304 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं 2024 के अंदर से, ठीक है, मतलब कितने हुए, लगभग 30 करोड़, है ना। इतने सारे लोग जो है पूरे इंटरनेशनली माइग्रेंट हो रहे हैं 2024 के अंदर, मीनिंग 1 ऑफ एवरी 27 पीपल इज अ माइग्रेंट, मतलब हर 27 में से एक आदमी जो है वो माइग्रेंट है। माइग्रेशन इज शेप्ड बाय अनइवन डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। वही चीज मैंने बोली, वही मैंने लाइन लिखी है। अब ये क्या है, ये वाली लाइन आप इंट्रो में आप डायरेक्टली यूज करके आ सकते हो अगर आप लोगों के पास वहां पर टाइम नहीं है तो, है ना। इन बोथ इंटरनेशनल एंड इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, माइग्रेशन शेप्स पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन। भाई सीधे सीधे बच्चा, इंटरनेशनली बात कर लो या आप लोग इंटरनल बात कर लो, माइग्रेशन क्या करेगा भाई, पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन को सेव करेगा, लेबर मार्केट को सेव करेगा, अर्बनाइजेशन को सेव करेगा, कल्चर को करेगा, आइडेंटिटी, जियोपॉलिटिक्स एंड द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन रीजन, है ना। द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन रीजन्स को देखेगा। आई बात समझ में। ह्यूमन जोग्राफर्स अंडरस्टैंड माइग्रेशन एज एन इसेंशियल कंपोनेंट, ह्यूमन जोग्राफर्स जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं माइग्रेशन एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। ह्यूमन जोग्राफर जो है वो देख रहे हैं भाई इस चीज को, ये ना इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में लिखने के लिए भाई, वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं माइग्रेशन को कि क्या देखते हैं वो, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन डायनामिक्स। जब भी पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात आएगी वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था 3 कंपोनेंट, क्या 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 बताए थे 3 कंपोनेंट मैंने आप लोगों को। एक, अरे यार एक तो वेट, फिर से ये कंप्यूटर प्रॉब्लम देने लगा, 1 मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप अब ठीक काम कर जाएगा। कहाँ थे हम लोग, लास्ट वाली लाइन समझा रहा था ना मैं, क्या बता रहा था, तो दोबारा से स्टार्ट कर दें ये लास्ट वाली लाइन को। आई एम सॉरी फॉर दैट, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए। ह्यूमन जोग्राफर्स अंडरस्टैंड माइग्रेशन एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स इंटरलिंक्ड विद द फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। भाई जो ह्यूमन जोग्राफर्स जो है ना आज के टाइम पे, वो माइग्रेशन को भी एक इसेंशियल कंपोनेंट मानते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, फर्टिलिटी मोर्टेलिटी के साथ साथ मैंने पिलर्स बताए थे ना, तो यही पिलर्स हैं आप लोगों के। 3 पिलर्स तो थे, अब चौथा पिलर अपना ग्लोबलाइजेशन भी हो गया। तो भाई फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके साथ साथ हम लोगों का जो है माइग्रेशन भी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। आई बात समझ में। तो ये अपनी पैराग्राफ इतने दिमाग में रखना, इंट्रो में कहीं भी आप यूज करके आ सकते हो, चाहे आप कंक्लूजन में भी यूज करके आ सकते हो, जब भी आप लोगों को माइग्रेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो, या फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो, है ना। चलो भाई, डेफिनेशन, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अपन को पता होना चाहिए भाई, अपन लोग बोल रहे हैं तो डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाई माइग्रेशन की डेफिनेशन ये किसने लिखी है, यूएन देसा ने, मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। इसने क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, है ना। अब देखो सीधे सही बात दिमाग लगाया ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात ही चल रही है ना भाई। आपने मान लो बड़ा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, लोग जा रहे हैं इंडिया से लेकर अफगानिस्तान चले गए मान लो, या फिर अफगानिस्तान के लोग इंडिया में आ गए, क्यों अपन लोग बोले अफगानिस्तान के लोग इंडिया में आ गए, भाई आप लोग कैसे बोलोगे उसको, भाई आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री देखी है ना। या फिर आप बोलोगे यूपी के लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में चले गए, ठीक है,
तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की बात कर ली ना, इसीलिए तो अपना जो यूएन देशा ने ये वाली डेफिनेशन दी है, फॉर द टेम्परेरी और द परमानेंट सेटलमेंट। भाई या तो टेम्परेरी जाएंगे या फिर परमानेंटली वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे माइग्रेशन, है ना। आगे बात समझ में। दूसरा है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, विद इन द नेशन। विद इन द नेशन मतलब एक नेशनल बाउंड्री है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के लोग इंडिया में ही रहेंगे। अब बताओ अगर मैं यूपी से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन अब सेंसस चल रहा है, तो सेंसस के अकॉर्डिंग जो मेरा इंडिया का जो सेंसस होगा, क्या मेरी पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इंडिया ही में तो है, कहीं भी जा रहे हैं इंडिया के अंदर ही आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया का जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो चेंज हुआ नहीं है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें अपन लोग अपनी जो नेशन की जो बाउंड्रीज है ना उसको क्रॉस करेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर अपन चले जाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अपन क्रॉस करेंगे, किसके लिए, या तो काम करने जाएंगे या फिर रहने के लिए जाएंगे, है ना। तो इससे हम लोगों का जो सेंसस है वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है ना। नेक्स्ट इज एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब है जो कि बाहर जा रहे हैं, एमिग्रेशन, ठीक है, जो कि बाहर जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग डायग्राम बना सकते हो, एमिग्रेशन मतलब बाहर जा रहे हैं, देश को छोड़ रहे हैं। इमिग्रेशन मतलब जो लोग देश के अंदर आ रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब होता है देश के अंदर आना, है ना। तो बस इसीलिए तो याद रखना, एमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, समझ में आई ना बात। जो बाहर जाता है उसको एमिग्रेशन बोलते हैं, जो अंदर आता है उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। डायस्पोरा क्या होता है, बहुत ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने। डायस्पोरा का मतलब होता है डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जो है, मान लो कहीं यूएस में चली शिफ्ट है, कनाडा में है, जापान में है, चाइना में है, अलग अलग देश पे, अलग अलग जगह पर है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं कल्चरल लिंक्स विद द होमलैंड। और ये लोग इंडिया को भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो अब कहीं भी जाओगे इंडियन ही कहलाओगे। और ये क्या, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्पोरा बोलेंगे। यही लोग तो अब अलग अलग जगह पर अपना कल्चर को जो कर रहे हैं, फैला रहे हैं, पूरा लिंक है ना इंडिया के साथ, इसको बोलते हैं अपन डायस्पोरा, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है भाई, मोबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मूवमेंट विदाउट चेंजिंग रेसिडेंस। आई बात समझ में, घूमने जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए गए, जैसे यूएन हैबिटाट, ये यूएन हैबिटाट ने डेफिनेशन दी है कि अगर कोई पूछ ले कि मोबिलिटी और माइग्रेशन में क्या अंतर है, भाई माइग्रेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है ना, या फिर परमानेंटली होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन मोबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मूवमेंट विदाउट चेंजिंग रेसिडेंस। जैसे आप लोग गए बाहर, आपने अगर किराए से रूम नहीं लिया है रहने के लिए, तो आप लोग क्या कहलाओगे, आप मोबाइल हो रहे हो, ठीक है, आप टूरिस्ट की तरह जैसे होटल्स में रह रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो ये तो मोबिलिटी हो गई। लेकिन आप माइग्रेंट कब कहलाओगे, जब आप लोग वहां रहने के लिए शिफ्ट हो जाओगे, आपने अपना रेसिडेंस नहीं बदला है। जब तक रेसिडेंस नहीं बदलोगे आप लोग माइग्रेंट नहीं कहलाओगे। आई बात समझ में, है ना। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये दिमाग में रखो, है ना। और भी है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होता है भाई, आप लोग जाना नहीं चाह रहे लेकिन जबरदस्ती, नॉन वॉलंटरी मूवमेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट। कोई ना कोई रीजन होता है, या तो आपको किसी ने भगा दिया, ठीक है, या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप लोग की मजबूरी है वहां से चेंज होना। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी इंसान आपको जबरदस्ती भगा रहा है, भाई कुछ सिचुएशंस होती हैं, है ना, किसी की सिचुएशन होती है या डिजास्टर ही आ जाए, है ना, आप मजबूरी में जा रहे हैं ना कि अपनी इच्छा से, वाली बात हो गई। तो नॉन वॉलंटरी मूवमेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर, परसिक्यूशन, है ना। ये किसने बोला भाई, यूएनएचसीआर ने बोला। क्या क्या नाम बोला पूरा, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसने ये डेफिनेशन दी है फोर्स माइग्रेशन की, याद रखना। क्लाइमेट माइग्रेंट्स क्या होते हैं, कॉमन सेंस है, नाम से समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल डिस्प्लेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। आईपीसीसी ने ये चीज डेफिनेशन दी है। बट याद रखना, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ चीजों को, अगर आप ब्रैकेट में लिख के आओगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आप लोग हवा में बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने वेल प्रिपरेशन की हुई है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हुई है, जिससे आप लोग ये लिख के आ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी जगह पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट बन जाए, जैसे मान लो यहाँ एक जगह है, यहाँ पर हॉस्पिटल बन गया, ठीक है, चलो मैं ये वाला हॉस्पिटल वाला एग्जांपल नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ। मान लो मैं एक गांव, यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ है, रिवर के किनारे, है ना, ये रिवर था, यहाँ पर बसा हुआ था। लेकिन अपन लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है,
अपन लोग चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ना यहाँ पर एक डैम बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक डैम बनाऊंगा, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, जहां पर ये लोग रह रहे होंगे, इनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपन लोगों को। दैट मीन्स इनकी मजबूरी तो गई, फोर्स्ड माइग्रेशन टाइप की चीज हो गई, लेकिन ये जरूरी है ना, क्योंकि डेवलपमेंट इसी से होगा। तो डेवलपमेंट इंड्यूस, जब भी आप डेवलपमेंट की बात करोगे तब आप लोगों का डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको अपन लोग DID बोलते हैं, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, ना कि डांस इंडिया डांस। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज हो गई। तो मतलब अगर आप डेवलपमेंट के चक्कर में आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे हाईवे निकल गया तो यहाँ के लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना, या फिर माइनिंग हो गया, या फिर आप लोग SEZ बन गए, वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक ने ये डेफिनेशन दी है ना। तो फोर्स्ड माइग्रेशन और डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट में बस हल्का सा अंतर है, धागे के बराबर, बस कॉमन सेंस लगाना है कि डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ मजबूरी में तो जा रहा है इंसान, लेकिन उससे आप लोगों को फायदा ही होने वाला है, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, है ना। फ्लो चार्ट क्या बना सकते हो? पोस्ट माइग्रेशन कैसा होता है भाई? डिसीजन लिया, फिर इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फिर पुल होगा, सेटलमेंट होगा और इम्पैक्ट होगा इसका। तो ये आप लोग पूरा का पूरा माइग्रेशन का क्या कर सकते हो, डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हो एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में, है ना। थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन, देखो एक्चुअली हम लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोग ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी के बेस पर लिख के आ रहे हो, कोई जनरल स्टडीज नहीं है, तो इसलिए अपन को थ्योरीज देखना पड़ेंगी। और एग्जाम के अंदर जब भी कभी भी कॉजेज आया, कुछ भी आया, तो आप लोगों को ये थ्योरीज यूज करके आनी पड़ेगी। जैसे देखो अलग अलग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ली और अपने कौन, रेवेंथीन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेलेंस्की भी होता है, लेकिन मैंने क्या किया 4 से 6 लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो जाए, आराम से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो रेवेंथीस का लॉ, रेवेंथीन ने लॉ दिया है किस चीज के लिए, माइग्रेशन के लिए। रेवेंथीन का लॉ ऑफ माइग्रेशन, ये क्या बोलता है भाई? पहली बात देखो, मैं और ये एग्जाम बेस तो मैं कराऊंगा, मैं पहले अपना इसके तरीके से करा देता हूँ, जो मेरा अपना इसमें है, नोट्स के अंदर है। लॉ ऑफ माइग्रेशन भाई रेवेंथीन ने दिया हुआ है। पहला क्या है? डिस्टेंस डिके लॉ। क्या? डिस्टेंस डिके लॉ मतलब क्या होता है इसका? मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट्स गो ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। ज्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। क्यों भाई? उनका परिवार जो है वो क्या चाहते हैं भाई, मैं ना एक काम करूंगा, मेरे को बस पास में होना चाहिए, 2 घंटे के अंदर मैं अपने परिवार के पास आ जाऊं, है ना। तो वो भी चीज है। तो ज्यादातर जो लोग जो होते हैं ना, वो मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट्स होते हैं ना, वो केवल और केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाते हैं। दूसरा है माइग्रेशन प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप। माइग्रेशन जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान यहां से शिफ्ट हुआ ऐसे, ठीक है, ये था, ये पहले यहां जाएगा, फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे होने लगेगी, फिर वो इतनी दूर जाएगा, फिर वो इतनी दूर जाएगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस है जो डायरेक्ट माइग्रेशन जो है ऐसे से ऐसे हो जाए, है ना। तो धीरे धीरे दूर जाता है इंसान, ना कि एकदम से। वैसे भी आप लोग बोलते हैं ना कि इंसान आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है, वही चीज हो गई। तो अगर स्टेप 1 देखो, इसमें जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि पहले क्या हुआ, बी से ए पे शिफ्ट होना है उसको, अगर तो पहले बी से ए पे शिफ्ट हुआ, फिर जो है सी से बी में शिफ्ट होगा और बी से ए में शिफ्ट हुआ। ऐसे ही डी से सी में, सी से बी में, बी से ए में, कुछ भी कर सकते हो, या फिर ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या है? माइग्रेशन। अगर मैं डिस्टेंस डिके लॉ की अगर मैं बात करूंगा, तो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स अगर मैं ऐसे इसको वाई एक्सिस पे रखूं और नंबर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स किलोमीटर जाएगा, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रखूं तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी ये रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स होंगे ना वो यहाँ होंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर कम है। फिर धीरे धीरे अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले लूँ, ये पूरी सिटी है, ये एक एक्स बंदा है, कोई बंदा है, ये यहाँ से अगर माइग्रेशन हो रहा है, ये ए सिटी है, ये बी सिटी है, सी सिटी है, ये डी सिटी है, याद रखना, है ना। तो अगर ये ए में जाएगा तो सबसे ज्यादा ए में ही जाएंगे, ना कि बी में। फिर बी में जाएंगे, उससे कम हो गए, फिर सी में गए, फिर डी में गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या किया, ग्राफ टाइप का बना दिया, है ना। तो ये चीजें हो गई आप लोगों की। तो इस तरीके से आप लोगों का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस डिके लॉ मतलब ये धीरे धीरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइग्रेशन जो होंगे, पॉपुलेशन जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, है ना। नेक्स्ट लॉ इज, ये लॉ दिमाग में रखना आप लोगों को, 2 लॉ तो ये कंफर्म रखो, डिस्टेंस डिके और माइग्रेशन प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। अगला है माइग्रेंट्स गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस जनरली गो बाय प्रेफरेंस टू वन ऑफ द ग्रेट सेंटर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। याद रखना, बिल्कुल ग्रेविटी मॉडल के तरह ही है, वो खींच रहा है। जैसे पॉपुलेशन साइज अगर ज्यादा हुआ
तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, है ना। तो मतलब सीधी सीधी बात है, कम जगह पर क्या होगा, ज्यादातर लोग जाएंगे, बस वही चीज है ग्रेविटी मॉडल। मैंने आप लोगों को पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ग्रेविटी मॉडल कराया था ना, वही चीज है, वही चीज फॉलो कर रहा है कि भाई ग्रेट सेंटर्स बन जाएंगे, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज अगर होंगी तो वहां पर बहुत ज्यादा वो हो जाएंगी, जनरली गो बाय द प्रेफरेंस, है ना। नेक्स्ट इज each current of the migration produce a counter current for the lesser strength, है ना। मतलब अगर बहुत ज्यादा माइग्रेशन जो होगा ना तो वो काउंटर करंट ऑफ द लेसर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा वहां पर बहुत कम ही लोग होंगे जो वहां से छोड़ के जाएंगे, ये भी चीज है। नेक्स्ट इज अगला लॉ है द नेटिव ऑफ टाउन्स आर लेस माइग्रेटरी देन दोज ऑफ द रूरल एरिया। मतलब जो टाउन में रह रहे हैं ना वो बहुत कम माइग्रेशन करेंगे एज कंपेयर टू द रूरल पीपल, तो रूरल से लोग उसमें जाते हैं, तो ये भी एक लॉ है, ठीक है। फीमेल माइग्रेंट मोर फ्रिक्वेंट देन द मेल, क्यों, रीजन क्या है भाई, ज्यादातर जो फीमेल है ना वो ज्यादा माइग्रेट करती हैं एज कंपेयर टू द मेल। भाई रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है मैरिज, शादी करके दूसरी जगह जा रही है ना, इसीलिए। बट मेल फ्रिक्वेंटली वेंचर बियॉन्ड, लेकिन ज्यादातर जो फीमेल जो होंगी ना वो ज्यादातर जो होंगी वो विद इन अ कंट्री ही रहेंगी, क्यों भाई, वो तो शादी कर रही है, एक से दूसरे शहर में जा रही है, लेकिन एक ज्यादातर वो है एक, लेकिन जो मेल होंगे वो इंटरनेशनली भी जा सकते हैं, है ना। तो बस वही चीज होगी कि जो बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं। मोस्ट माइग्रेंट्स आर एडल्ट, ज्यादातर माइग्रेंट जो होते हैं वो एडल्ट होते हैं। फैमिली रेयरली माइग्रेट्स आउट ऑफ देयर कंट्री ऑफ बर्थ, जो होती है ना ज्यादातर जो माइग्रेंट होते हैं वो एडल्ट होते हैं, और फैमिली बहुत कम होती हैं जो कंट्री के बाहर माइग्रेट कर जाएं, बहुत कम ऐसी होंगी, तो ये भी चीज हो गई। नेक्स्ट इज लार्ज टाउन ग्रो मोर बाय माइग्रेशन देन बाय द नेशनल इंक्रीज, है ना। तो लार्ज टाउन जो होते हैं ना वो ज्यादा ग्रो होते हैं मोर बाय माइग्रेशन, ज्यादातर जो होते हैं माइग्रेशन से ही ग्रो कर रहे हैं, ना कि आप लोगों का खुद का नेचुरल इंक्रीज हो रहा है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो लार्ज टाउन होते हैं वहां पर क्या होता है, फर्टिलिटी रेट कम होती है, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है वहां पर, है ना। तो वही चीज हो गई कि नेचुरली जो है इंक्रीज कम होगा, माइग्रेशन से ज्यादा होगा। मेन कॉज ऑफ माइग्रेशन आर इकोनॉमिक, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है ना वो इकोनॉमिक कॉज से हो रहा है ना। तो ये चीज हो गई, ये रेवंत ने ये लॉ दिए थे। आगे बात समझ में आ गए, ये 9 लॉ बहुत हैं आप लोगों के पास, कितने भी है ये दिमाग में रखो। अब अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव, अब इतने तो हैं लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा नोट्स हैं, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। अब और भी अगर देखना है, छोटा छोटा करना है, 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे भाई, रेवंत के लॉ, मोस्ट माइग्रेंट्स मूव ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, वही चीज हो गई। माइग्रेशन कॉज स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट प्रीफर इकोनॉमिक सेंटर, है ना, इकोनॉमिक सेंटर को ही प्रीफर करते हैं, मान लो पड़ा एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के आसपास ही जाना पसंद करते हैं, ठीक है। काउंटर स्ट्रीम एग्जिस्ट फॉर एवरी माइग्रेशन स्ट्रीम्स, है ना, हर उसके माइग्रेशन स्ट्रीम से काउंटर स्ट्रीम्स होती है। अर्बन रेसिडेंट्स आर लेस माइग्रेटरी, फीमेल माइग्रेंट्स मोर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे मैरिज के कारण होता है, एंड मेल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वर्क के कारण होता है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इंक्रीज मोबिलिटी, है ना, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता जाएगा तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर रिलेवेंट कर दें इंडिया के साथ तो क्या है भाई, क्रिटिकली देखोगे तो स्टेप माइग्रेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यूपी से दिल्ली, फिर बिहार, मुंबई, उड़ीसा से गुजरात, है ना। यूपी से लोग दिल्ली जा रहे हैं, बिहार से लोग मुंबई जा रहे हैं, उड़ीसा से लोग गुजरात जा रहे हैं, तो इस तरीके से स्टेप माइग्रेशन देखने को मिल रहा है अपन लोगों को, है ना। इंडिया का अगर देखोगे तो दूसरा है मैसिव रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ये कंफर्म कर रहा है इकोनॉमिक पुल लॉस को, है ना। तो यही चीज जैसे अपना रेवंत ने जो लॉ दिया है ना, तो ये तो इसको प्रूफ कर रहा है ना। अब देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो सच बात हो रही है। नेक्स्ट इज जेंडर्ड माइग्रेशन पैटर्न्स विजिबल देखने को मिल रहा है भाई, जेंडर माइग्रेशन का। मेल डोमिनेटेड लेबर माइग्रेशन, जो मेल है जो ज्यादातर लेबर माइग्रेशन हो रहा है, फीमेल जो है वो मैरिज माइग्रेशन हो रहा है उन लोगों का, कॉमन सेंस है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेवंत का लॉ आप लोग यूज कर सकते हो इंडिया के लिए, ये पूछा भी गया है इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा है ली का, ये सब ज्योग्राफर्स के नेम है। ली का पुश पुल थ्योरी 1966 में आई थी, पुश पुल थ्योरी ली की,
बाय ली मॉडल माइग्रेशन है, ठीक है। फैक्टर ऑपरेटिंग इन एरिया ऑफ ओरिजिन, ये क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ओरिजिन है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइग्रेंट्स आए, माइग्रेंट्स आए तो माइग्रेंट्स माइनस माइनस, तो ये हो गया इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स है। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्टिकल को इंटरवेन कर रहा है और डेस्टिनेशन में ये आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो डायग्राम। लेकिन क्या होता है भाई, फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन एरिया ऑफ ओरिजिन, क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ओरिजिन है ना, वहां पर से फैक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। फैक्टर ऑपरेटिंग एट द डेस्टिनेशन, कुछ फैक्टर जो होंगे वो डेस्टिनेशन में ऑपरेट कर रहे होंगे, कुछ फैक्टर जो होंगे वो ओरिजिन में ऑपरेट करोगे। मान लो आप अपने जगह पर खुश हैं और यहाँ पर कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या आप जाओगे? द आंसर इज नो। मतलब आप लोगों को कुछ फैक्टर्स, निगेटिव फैक्टर्स होंगे यहाँ पर, फैक्टर ऑफ ओरिजिन वाले में निगेटिव फैक्टर्स होंगे, और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन वाला होगा ना, वहां पर पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, तभी तो इंसान माइग्रेट करेगा, है ना। तो वही चीज हो गई कि कुछ फैक्टर जो होंगे ऑपरेटिंग इन द एरिया ऑफ ओरिजिन, कुछ फैक्टर होंगे ऑपरेटिंग एट द डेस्टिनेशन, है ना। फैक्टर्स एक्ट, फैक्टर दैट एक्ट एज इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स, कुछ फैक्टर्स होंगे जो ऑब्स्टिकल को इंटरवेन करेंगे। पर्सनल फैक्टर्स दैट आर स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल, कुछ फैक्टर जो है जो स्पेसिफिक है इंडिविजुअल के लिए, वो अलग चीज हो गई, है ना। तो ये फैक्टर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ एन इमिग्रेंट्स को। तो यही फैक्टर्स तो होंगे जो किसी के भी डिसीजन को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। जैसे कुछ फैक्टर्स है, आप लोग रह रहे हो किसी जगह पर, है ना, कुछ फैक्टर बीच में, अरे यार नहीं यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, डेस्टिनेशन फैक्टर है भाई, इसका ऑप्शन मेरे को दूसरी जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये चार ही तो चीजें हैं जो किसी के भी डिसीजन को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। क्या, कुछ फैक्टर्स जो ओरिजिन पर, ओरिजिन वाले एरिया के होंगे, कुछ फैक्टर्स जो डेस्टिनेशन वाले एरिया पर होंगे, कुछ फैक्टर्स जो कि बिल्कुल इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, कुछ फैक्टर जो पर्सनल फैक्टर होंगे जो कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, है ना। तो यही तो चीजें होंगी। ये लीनियर पुश पुल थ्योरी के बारे में बात करिए। पुश कब बोली जाएगी, जब आप लोगों का ओरिजिन वाला नेगेटिव होगा, है ना, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर होंगे। पुल फैक्टर क्या होंगे, जो आप लोग दूसरी जगह को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, तो वो गए आप लोगों का पुल फैक्टर्स। आई बात समझ में, खींचना मतलब। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर कौन कौन से होंगे देख लो भाई। पुश फैक्टर होगा पॉवर्टी, आप गरीब हो, नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, पॉवर्टी। और है लैंडलेसनेस, आपके पास जमीन नहीं है, डिजास्टर आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कास्ट ऑपरेशन देखने को मिले, मतलब आप लोग नीचे कास्ट के हो, आप लोग नहीं, सॉरी, जो लोग नीचे कास्ट के उन लोगों को परेशानी हो रही है भाई, नहीं हो रहा, वो ऑप्रेस्ड क्लास है ना, केवल कास्ट ही नहीं, ऑप्रेस्ड क्लास जो है वो परेशान है बेचारे। अग्रेरियन स्ट्रेस देखने को मिल रहा है भाई, नहीं हो पा रही खेती बाड़ी वहां पर, और बारिश नहीं हुई है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पुश फैक्टर हो गए। पुल फैक्टर क्या होंगे, जो खींच रहे हैं अपनी तरफ। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है, तो आप लोग ने देखा अरे अच्छा यहाँ पर मेरे को जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी, तो आप चले जाओगे। हायर वेजेस देखने को मिल रहा है वहाँ पर, भाई पैसा ज़्यादा है। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी अच्छी है वहाँ पर, पीस है भाई, सब इंसान को क्या चाहिए, शांति, तो पीस है वहाँ पर। सोशल फ्रीडम देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप लोगों को। अर्बन एमिनिटीज है यहाँ पर भाई, आप लोगों के पास अच्छी खासी, भाई वहाँ लोग देख रहे हो अरे अच्छा यहाँ तो एसी वगैरह है, यहाँ तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, वाईफाई चलता है ना, थिएटर्स है यहाँ पर, तो प्लेग्राउंड्स है यहाँ पर, तो अर्बन एमिनिटीज देखने को मिल रही है। तो ये हम लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ये चीजें। पुश फैक्टर जो आप लोगों को बोला नहीं यार हमें मन नहीं लग रहा, हमारा तो मन खराब हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना है, लेकिन पुल फैक्टर अरे यार यहीं पर रहना है, तो वो चीज हो गई पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ये लीन है पुश और पुल थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो माइग्रेशन डिसीजन शेप्ड बाय द ऑब्स्टिकल, वही चीज मैंने बोली ना, ये इंटरवेंशन एंड ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, शेप्ड बाय द ऑब्स्टिकल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पर्सनल फैक्टर्स, इन चीजों पे तो रहेगा। तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज में कहाँ पर आएगा आप लोगों का, ओरिजिन और डेस्टिनेशन वाले चीज फैक्टर्स वाली बात करेंगे दोनों की। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज जेलेंस्की की मोबिलिटी ट्रांसफर थ्योरी, ठीक है। अब ये वो जेलेंस्की नहीं है, याद रखना, है ना, वो तो कॉमेडी नहीं, ये दूसरे जेलेंस्की हैं। तो इनका क्या बोल रहे हैं भाई, मोबिलिटी ट्रांसफर थ्योरी के अंदर भाई माइग्रेशन चेंजेस विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो माइग्रेशन जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ साथ चेंज होता जाता है। स्टेप 2 रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हाईएस्ट होता है इसके अंदर। स्टेज टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। स्टेज 3 एमिग्रेशन डिक्लाइन होता है, इमिग्रेशन राइज करता है। जब भी आप लोगों का एमिग्रेशन डिक्लाइन होगा, इमिग्रेशन जो होगा वो राइज करेगा।
स्टेज 4 और 5 की अगर मैं बात करूंगा तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो, ये स्टेज चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो अर्बन से अब वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देख रहे थे ना आप लोग, वही वाली स्टेजेस है ये। आप सोच रहे होगे स्पेशल कौन सी स्टेज आ गई है, अरे भाई याद है ना आप लोगों को, फर्टिलिटी इंक्रीज होना, आप लोगों की मोर्टेलिटी इंक्रीज होना, एकदम से आप लोगों की बढ़ जाना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एकदम से कैसे बढ़ेगी, स्टेज 2 तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई, तो मतलब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो होगी हाईएस्ट होगी, तभी तो एकदम से आप लोगों की बढ़ गई। फिर एमिग्रेशन डिक्लाइन होगा, इमिग्रेशन राइज करेगा, तो आप लोगों की बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। 4 और 5 मतलब आप लोगों की पॉपुलेशन घटना चालू होगी, मतलब अर्बन अर्बन माइग्रेशन रहेगा, एजिंग ड्रिवन इमिग्रेशन होगा, है ना। ये बिल्कुल आप लोगों का इंडिया पे भी अप्लाई होता है, इंडिया में भी 3 और 4 में चल रहा है, यूएसए यूरोप और जापान सब में ये अप्लाई होता है। जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड। जैसे जेलेंस्की की ट्रांजिशन मॉडल की अगर बात करोगे तो फेज देख लोगे, ठीक है, कैसे देखोगे भाई, पहला फेज दूसरा फेज, ये मैंने पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, ये चौथा फेज है, पांचवा फेज है, ऐसे ही है ना, सब में ही वो लिखा हुआ है। अगर मैं इंटरनेशनल माइग्रेशन वाली बात देखूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है मेरा ग्राफ, है ना, दूसरा और तीसरा जो हाईएस्ट हो रहा है ना इंटरनेशनल माइग्रेशन पे। और फ्रंटियर वर्ल्ड माइग्रेशन, क्या फ्रंटियर वर्ल्ड माइग्रेशन तो हो गया, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनाना है एग्जाम में, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेज नंबर 4 और 5 की तरफ शिफ्ट करेंगे जहां तक, तो ये शिफ्ट हो गई 4 और 5 की तरफ, 3 से। ऐसे ही इंटर अर्बन या इंट्रा अर्बन माइग्रेशन की बात करोगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप लोगों की पॉपुलेशन घटेगी नहीं, है ना, मतलब फिफ्थ में ही बढ़ते जाओगे और फिफ्थ में ही क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा। इंटर अर्बन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो घटेगी या फिर एकदम से जितनी की जितनी है उतनी ही रह जाएगी, तो बस वही वाली बात हुई। तो आप लोगों का 4th और 5th क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो गया, है ना। ऐसे ही सर्कुलेशन की बात करोगे तो क्या होगा, 5th वाली पे देखो पहले धीरे धीरे चल रहा है, फिर एकदम से 5th पे बढ़ गया। ऐसे ही पोटेंशियल माइग्रेशन या ऑब्सक्योर्ड बाय द सर्कुलेशन, पोटेंशियल माइग्रेशन भाई हकीकत में तो है नहीं, तो ये डॉट डॉट लगाया हुआ ना, कहां से स्टार्ट हुआ ये अपना, पहले मेरा 1 2 3 स्टेज तो 0 रहेगा, फिर 4th स्टेज और 5th स्टेज इंक्रीज होगा, है ना। नाउ पोटेंशियल सर्कुलेशन एब्जॉर्ब बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम, बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम से ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का 3rd से लेके 5th तक जाएगा, तो ये वाली जो चल रही है, तो इस तरीके से डायग्राम बना लेना सारी स्टेजेस के, है ना। ये मॉडल है आप लोगों का, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ग्राफ भी बना देना बहुत है ना। नेक्स्ट इज स्टॉफर्स इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी, क्या है, स्टॉफर की इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी। ये क्या बोलती है भाई, माइग्रेशन वॉल्यूम डिपेंड मोर ऑन द इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी देन द डिस्टेंस। ये भाई इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा डिपेंड करता है ना कि डिस्टेंस पे। भाई आप लोगों का मन है कि मेरे को जाना, फिर आप लोगों के लिए डिस्टेंस क्या, है ना। जैसे ये एक्सप्लेन करता है क्यों जो लोग हैं स्टॉप इन इंटरमीडिएट सिटी, ज्यादातर लोग इंटरमीडिएट सिटी में ही क्यों रुक जाते हैं, जैसे कानपुर हुआ, सूरत हुआ, वहीं क्यों रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं वो लोग, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी तो फिर क्यों इंसान वो करेगा, है ना, तो उनको डिस्टेंस से मतलब नहीं होता है। दूसरा है हैरिस टोडारो मॉडल, हैरिस टोडारो मॉडल इनने क्या बोला है, डुअल सेक्टर मॉडल, हैरिस टोडारो ने डुअल सेक्टर मॉडल बोला है। जैसे माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम, किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम पर, ना कि एक्चुअल इनकम पर। भाई वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को इतना मिलना चाहिए, एक्चुअल में कितना है वो दिमाग नहीं लगाते, भाई वो एक्सपेक्ट करके बैठे। उन्होंने बोला भाई मैं तो ना बेंगलोर जाऊंगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में इनकम कितनी है उसको नहीं पता है। 1 लाख आप कमा रहे हो लेकिन आप लोगों का खर्चा भी तो उतना ही है ना। तो क्या है, माइग्रेशन जो डिपेंड करता है ना वो हमेशा एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम पर करता है, ना कि एक्चुअल इनकम पर। इवन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टॉप माइग्रेशन, चाहे अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो भी आप लोगों का माइग्रेशन नहीं रोकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना दूसरों को, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, सूरत हुआ, बेंगलोर हुआ, यहाँ पर स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, है ना। अपॉर्चुनिटीज वो देख के भाई देखा देखी चल रही है सब चीजें, है ना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये किसने दिया है, वॉलस्टेन ने दिया है, किसने दिया है, वॉलस्टेन ने दिया है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो माइग्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट एक्सपांशन। भाई वैसे तो आप एक बात बताओ, जब तक आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो क्या आप लोगों का मन होता था बाहर जाने का, आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये सीधा सीधा ग्लोबल कैपिटलिस्ट एक्सपांशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। कोर कंट्रीज अट्रैक्ट लेबर फ्रॉम द पेरीफेरी, पेरीफेरी से ही तो कोर कंट्री अपनी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो कोर कंट्रीज कौन सी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पेरीफेरी मतलब आसपास की कंट्रीज जो हैं, जो गरीब हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। आई बात समझ में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ एशिया, साउथ एशिया जो है वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का इलाके में जाती है। अफ्रीका के लोग जो हैं वो यूरोप में माइग्रेट करते हैं, क्यों, ये पास में है। साउथ एशिया के लोग गल्फ कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई। आगे बात समझ में थ्योरीज, बस ये थ्योरीज ना आप लोगों को हर जगह कहीं ना कहीं यूज करके आनी है। ये लॉज मैंने लिखे हुए हैं, ये थ्योरीज है, तो दिमाग में लगाना, जाना नहीं तो कम से कम ये थिंकर्स के नाम जरूर मेंशन कराना कहीं भी अगर इस चीज की बात है ना। अब जो मेन हम लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है वो अपन लोग डिस्कस करते हैं, जाना नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा अरे वीडियो लंबा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में आज करा के ही दम लूंगा, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन अपन लोग आज करेंगे, बाकी का अपन लोग कल करेंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में देखो, माइग्रेशन इज ड्रिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, environmental factors shaped by the special inequalities, globalization, structural changes and individual aspiration, है ना। तो इस चीजों से होता है। आई बात समझ में। कभी भी अगर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आए तो प्लीज ये लाइन जरूर लिख के आना अपने इंट्रो के रूप में, है ना। अब देखो ये मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ था, तो फिर मैंने एआई का, देखो मैं हमेशा कभी भी मैं छुपाता नहीं हूँ, इस वाली चीज को मैंने एआई को बोला कि भाई मुझे ऐसे बना के दे दो, तो उसने मेरे को बना के दे दिया। वही चीज है, देखो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मैं 8 कॉज देख रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 9 लिखे हैं, मैं बताता हूं क्या है। मैं 8 कॉज है इसको ही यूज करूंगा, यही मेन कॉज है, ठीक है। जहां तक अब जो है, जो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉज को ना इग्नोर मार देते हैं। चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लो, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, आप लोग साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉज को क्या कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो। लेकिन एग्जामिनर जो है ना सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस बार 2025 में भी, और अभी नहीं, कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन इसी कॉज पे आया हुआ है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर इन द इंटरनल माइग्रेशन जो है ना वो एक कॉज है, लेकिन ये आएगा साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉज के अंदर ही। तो कई लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को 9th कॉज दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको 8th के अंदर ही डालूंगा। आई बात समझ में। तो देखो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में कौन कौन से बात करूंगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट, ठीक है। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन मतलब DIDM लिखना, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉज। और साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉज में जो अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया वो परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर्स इन द इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर आया है ना, परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर, जो 2025 का PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये मैंने क्यों लिखा भाई, आप लोग एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट अपना फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो कि भाई मैं इस पर बात करूंगा, है ना। अब देखो एक एक से अगर बात करें पूरा का पूरा, मैंने क्या है देखो थ्योरेटिकल बेस आप लोगों को लग जाना रहा होगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा एक एक लाइन लिख देना बहुत है उसके लिए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है ना। इकोनॉमिक हुआ, फिर सोशल हुआ, इस तरीके से, ठीक है। अपन लोग करें 8। इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक कोर्स ये सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल ड्राइवर है ग्लोबली एंड इंडियन, है ना। इकोनॉमिक के कारण लोग जा क्यों रहा है भाई, पैसा कमाने के लिए, पेट के लिए इंसान शिफ्ट हो रहा है। जैसे वेज डिफरेंशियल्स बिटवीन द रीजन्स क्रिएट द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पुल, है ना। मान लो आप लोगों के पास वेज नहीं, आप लोगों को कम तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि भाई बाहर मुझे जाना पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वेज डिफरेंशियल बिटवीन द रीजन्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पुल स्पेशली इन द लेबर शॉर्ट इकोनॉमिक सच एज गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, वेस्टर्न यूरोप, एशियन ईस्ट एशिया जैसे जापान या सिंगापुर एंड नॉर्थ अमेरिका। सब लोग यही तो भागना चाहते हैं। कहीं आप लोगों ने बोला है नहीं भाई मैं तो काम करने के लिए श्रीलंका जाऊंगा, मैं तो काम करने के लिए बांग्लादेश जाऊंगा, नहीं जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के लोग तो नहीं जाएंगे ना। वो लोग क्या चाहते हैं भाई, मेरे को ज्यादा मिल जाए। यंग वर्किंग एज इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड्स टू दीज डिफरेंशियल बिकॉज माइग्रेशन मैक्सिमाइजेस एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अर्निंग, है ना। ये टुडारो ने बोला, याद रखना, ये टुडारो ने बोला, दिमाग में रखना ये चीज का नाम, है ना। तो जो यंग वर्किंग एज इंडिविजुअल्स है ना
वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं इन डिफरेंशियल्स को। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन मैक्सिमाइज करता है एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अर्निंग को। हमेशा वो सोचते हैं कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा मिल सकता है, घर पे बैठ के क्या मिलेगा। स्ट्रक्चरल दूसरा है पॉइंट है इसी के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द अग्रेरियन स्टैग्नेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है कि अग्रेरियन स्टैग्नेशन कितना हो गया है, उसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है। और ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहा है? साउथ एशिया के अंदर, सब सहारन अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर। ये क्या करेंगे? ये पुश करेंगे, मतलब ये पुश फैक्टर होगा ना, तो ये पुश करेंगे पॉपुलेशन टू माइग्रेट फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर आप लोगों को कॉमन सेंस आ गया होगा ये चीज का। तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल सर्वाइवल के लिए इनको जाना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर देखोगे तो बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि हाई डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट स्किल बेस्ड लेबर डिमांड इन अर्बन हब्स। क्या है? आज के टाइम पे आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्किल बेस्ड लेबर डिमांड कर रहे हैं अर्बन हब्स के अंदर। जैसे आईटी हुआ, सर्विस हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, हर जगह पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ऑब्वियस ये बात है, जिसके पास स्किल होगी वही जाएगा। तो कौन जाएगा भाई? ऑब्वियस है, सिटीज लाइक बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद अट्रैक्ट हाई स्किल्ड यूथ, वाइल सूरत, लुधियाना, तिरुपुर अट्रैक्ट लो स्किल्ड लेबर। यहाँ पर मजदूर चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए? थोड़े से कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अपन लोग बताते जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स है ये। मार्केट इंटीग्रेट एंड ग्लोबलाइजेशन क्रिएट लेबर कॉरिडोर्स। ये क्या होता है? मार्केट का जो इंटीग्रेशन हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये लेबर कॉरिडोर्स को क्रिएट करे। जैसे साउथ एशिया से लोग गल्फ जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका से लोग यूएसए भाग रहे हैं, वो भाग क्या रहे हैं? काम करने के लिए। मेकिंग माइग्रेशन पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क। ये क्या हो रहा है? आप लोगों का ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का पार्ट बनता जा रहा है माइग्रेशन, है ना। द अगला पॉइंट है इसी के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर में ही, द इनफॉर्मल सेक्टर इन द सिटीज एब्जॉर्ब चीप माइग्रेंट लेबर। ये क्या हो रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं आप लोग जो सिटी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? चीप माइग्रेंट लेबर को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्रिएटिंग सर्कुलर, सीजनल एंड टेम्परेरी माइग्रेशन, है ना। सीधी सीधी बात है, इनफॉर्मल सेक्टर्स है तो ये क्या करेंगे? आप लोग चीप माइग्रेंट लेबर को ये ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, इससे आप लोगों का सर्कुलर, सीजनल एंड टेम्परेरी माइग्रेशन साइकिल बन रहा है। जैसे ये किसने बोला है भाई? जैन बर्मन ने फुट लूज लेबर के बारे में बात की है इस चीज की। आई बात समझ में? इंडिया रिसीव $120 बिलियन रेमिटेंस इन 2023 एंड 129 बिलियन इन द 2024। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बोला है भाई, पैसा कितना आ रहा है, इसका मतलब कितने लोग बाहर हैं। शोइंग द स्केल ऑफ लेबर मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक माइग्रेशन। ठीक है, ये डाटा आप लोगों को यूज करके आना है। 2025 की जब रिपोर्ट आएगी ना, तब आप लोग वो इसमें लिख लेना। वेज गैप बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन रीजन पुल माइग्रेंट टूवर्ड द गल्फ कॉर्पोरेशन, है ना, यूरोप, यूएस एंड ईस्ट एशिया। वही वाली बात है कि भाई जैसे वेज गैप देखने को मिलेगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वाले में। ये किसने बोला था? किसने बोला था ये चीज? ली ने बोला था ना। स्टैन ली था कि ली था? एक मिनट भूल जाता हूँ। ली ने बोला था ना ये चीज, फुल फैक्टर प्लस फैक्टर। तो यहाँ पर लिख लेना, ये चीज है यहाँ पर आता है। अब समझ में आए ना मैं क्यों करा रहा हूँ उनके नाम? थ्योरी यहाँ पर हो गई वाली ली का पुश पुल वाली थ्योरी। अग्रेरियन डिस्ट्रेस पुशेस रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। अग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है वो रूरल माइग्रेशन इंडिया में पुश करता है। यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हो रहे हैं। ऐसे ही अर्बन ग्रोथ हब जो हैं, जैसे बेंगलोर हुआ, पुणे हुआ, सूरत हुआ, ये पुल कर रहे हैं बोथ स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड माइग्रेंट्स को, है ना। क्यों भाई? स्किल्ड तो काम कर रहा है, फिर वहां पर रहने के लिए भी लोग चाहिए, तो अनस्किल्ड भी चाहिए। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक माइग्रेशन का अगर फ्लो चार्ट बना के आना है तो क्या करोगे? अग्रेरियन क्राइसिस आई है तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। भाई खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो क्या जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? माइग्रेशन डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर, है ना। जब माइग्रेशन डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? अर्बन या गल्फ पुल की तरफ जाओगे तो शहरी तो आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा। फिर अब जब होगा तो क्या करेगा? रेमिटेंस आप लोग अपने घर पे भेजोगे। तो ये हो गया आप लोगों का इकोनॉमिक माइग्रेशन फ्लो, है ना। आज अपन 4 कॉजेज देखेंगे, बाकी के अपन कल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल कॉज। क्या? सोशल एंड कल्चरल कॉजेस। वेट, हाँ, सोशल एंड कल्चरल कॉजेस। सोशल ऑब्लिगेशन सच एज मैरिज माइग्रेशन, है ना। सबसे बड़ी बात सोशल वाली बात है, मान लो शादी हो गई
तो लगभग 48% ऑफ द इंटरनल फीमेल माइग्रेशन इन सेंसस ऑफ 2011, ये ने बोला सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 48% जो थी फीमेल जो थी वो इंटरनल फीमेल माइग्रेशन हुआ था। मेक शॉर्ट डिस्टेंस मोबिलिटी कॉमन, तो इससे क्या हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस में शादी करते हैं ना लड़कियां, तो वो चीज होगी, तो सोशल ऑब्लिगेशन हो गया, शादियां कर रही हैं। दूसरा एजुकेशन ड्रिवन माइग्रेशन, भाई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन एस्पिरेशंस पुश यूथ टुवर्ड द सेंटर्स लाइक दिल्ली, कोटा, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, है ना। तो यूपीएससी के लिए आप दिल्ली में बैठे हुए हो, कई लोग कोटा में जा रहे हैं, लोग आईआईटी की तैयारी करने के लिए, पुणे में जा रहे हैं लोग, चेन्नई में जा रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हैं, पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं। माइग्रेशन बिकम्स अ टूल ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड आइडेंटिटी बिल्डिंग, है ना। तो यही वाली बात है भाई, अगर मान लो आपका बच्चा सीधे आप जो है आप चाहो तो अपने शहर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, कई लोग क्या होता है, नहीं मैं कोटा जाऊंगा, वहां पर ना माहौल मिलेगा, कुछ नहीं होता है। बस आज के टाइम पे क्या हो गया, लोगों का क्या हो गया है, सोशल मोबिलिटी एंड आइडेंटिटी वाली बात हो गई है कि भाई नहीं मेरा बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, वो चीजें हो गई हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैमिली नेटवर्क इंकरेजेस चेन माइग्रेशन, ये क्या था है, फैमिली नेटवर्क जो है चेन माइग्रेशन को इंक्रीज करता है। वंस अ फ्यू मेंबर सेटल इन अ सिटी अदर फॉलो, क्या मतलब एक इंसान जो है वो सिटी में अगर आ जाता है तो दूसरे लोग भी उसी की देखा देखी आ जाते हैं, जिससे रिड्यूस हो रहा है रिस्क थ्रू द कम्युनिटी सपोर्ट, है ना, रिड्यूसिंग रिस्क थ्रू द कम्युनिटी सपोर्ट। ये किसने बोला है, एवर्ट ली ने बोला है। वही ली की बात चले, पुश पुल फैक्टर हो रहा है ना, बस वही वाली बात हो गई। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट ऑपरेशन एंड लैक ऑफ डिग्निटी इन द सर्टेन रीजन्स पुश ऑपरेस्ड ग्रुप टू द रिलोकेट सीकिंग द फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, है ना। बस वही वाली बात है, सोशल वाली बात चलिए ना, सोशल ऑपरेशन हो जाए, कास्ट ऑपरेशन हो जाए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाए, जस्टिस नहीं मिल पा रहा, कोई भी प्रॉब्लम, दलित माइग्रेशन जो हो रहा है ना बिहार और यूपी में, बिहार यूपी में, पंजाब दिल्ली में, वो इसी के कारण हो रहा है, तो ये भी सोशल वाली बात आ गई। नेक्स्ट इज मैरिज इज अ सिंगल लार्जेस्ट कॉज फॉर द फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, ये सेंसस प्लस MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ SPI ने बोला है, क्रूशियल फॉर द इंटरनल माइग्रेशन पैटर्न, यही चीज है। देखो ये वाला चाहे तो आप लिखना है, ये सेम की सेम चीज लिखी थी, मैं क्या डाटा लिख रहा था तो मेरे डबल डबल डाटा टाइप हो गए हैं, वही वाली समझ में, मैंने एक दो जगह लिख लिए थे, तो ये सेम की सेम वही चीज आ गई है इसमें, तो अच्छा है। ये 48% है, ये किसने बोला, सेंसस रिपोर्ट ने बोला है। एजुकेशन ड्रिवन मूवमेंट टू कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, ये चीजें मैंने बोली थी वो ये डाटा है, याद रखना ये डाटा लिखा है मैंने, ये मत सोचना कि सर आपने डबल डबल लिख दिया, ये डाटा वाली बात हो गई। कास्ट ऑपरेस्ड एंड लैक ऑफ डिग्निटी पुश ग्रुप फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टेट, है ना, पुश कर रही है ये चीजें, आई बात समझ में। नेक्स्ट कॉजेज डेमोग्राफिक कॉजेज, क्या है, डेमोग्राफिक कॉजेज। डेमोग्राफिक कॉजेज जैसे जहां पर हाई यूथ पॉपुलेशन है मान लो, तो डेमोग्राफिक बल्ज देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर हाई यूथ पॉपुलेशन देखने को मिलता है, इससे क्या हो जाएगा, सरप्लस लेबर हो जाएगी, काम करने वाले ज्यादा हैं लेकिन काम ही नहीं है, तो क्या होगा, इंसान क्या होगा, दिस क्रिएट द स्ट्रक्चरल पुश फॉर द माइग्रेशन टू एब्जॉर्ब एक्सेस वर्कफोर्स, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सेस वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करना है तो माइग्रेशन हो जाएगा, लोग बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए, पहली बात। दूसरा है पॉपुलेशन एजिंग इन द डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब किसी जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो गई, दूसरी चीज हो गई यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर जैसे जापान हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सस्टेन्ड डिमांड आ गई माइग्रेंट लेबर की, क्यों भाई लोग ही नहीं है काम करने वाले, है ना, अपॉर्चुनिटीज ही इतनी ज्यादा है, तो स्पेशली इन द हेल्थ केयर में आप लोगों को जैसे नर्स वगैरह की सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग जाते हैं ना, एल्डरली केयर एंड कंस्ट्रक्शन में, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइग्रेंट लेबर की जरूरत है। नेक्स्ट इज हाउसहोल्ड डेमोग्राफिक प्रेशर, हाउसहोल्ड डेमोग्राफिक प्रेशर देखने को मिला, जैसे लार्ज फैमिली साइज हो जाए, है ना, डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए, लो लैंड मैन रेशियो हो जाए, मतलब जमीन इतनी है, आप लोग 1 एकड़ में 20 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ही नहीं, कितने लोगों में बांटोगे, तो इसीलिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम देता है, तो ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है यंगर मेंबर टू माइग्रेट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्स, भाई उन लोगों को सोचना है कि भाई और कहाँ से कमा सकते हैं, तो इसीलिए जो यंग मेंबर होते हैं ना वो लोग बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये पुश फैक्टर की तरह वर्क करता है, स्ट्रक्चरल वाली बात है ना। रूरल डेमोग्राफिक स्टैग्नेशन इंकरेजेस यूथ टू मूव टू द अर्बन सेंटर फॉर लाइफस्टाइल, तो रूरल डेमोग्राफिक स्टैग्नेशन हो रहा है,
ये इंकरेज कर रहा है यूथ जिससे वो मूव कर जाए अर्बन सेंटर में। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करना है उसको, एस्पिरेशंस रखना है भाई, उन लोगों को नहीं रहना है भाई हमें बड़े लोगों के साथ देखना है। सोशल मीडिया जिंदाबाद भाई, एस्पिरेशन है उनके भी कुछ सपने हैं, वाली बात हो जाती है। कंसिस्टेंट विद द जेलेंस्कीज मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, है ना, स्टेज 2 and 3 वाली चीज में कंसिस्टेंट है यही चीज। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज यूथ वर्ल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो ये ना डाटा है, याद रखना, ये वो चीज नहीं है, डाटा है। यूथ वर्ल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज क्रिएट लेबर सरप्लस, है ना, तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड और रूरल अर्बन माइग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एजिंग कंट्री जैसे जापान, इटली, जर्मनी, ये फेस कर रहा है सीवियर लेबर शॉर्टेज को, तो क्या मिलेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेन वर्कर्स को। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट की तरह आप यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट, है ना, थर्ड वाले में। फोर्थ इज पॉलिटिकल कॉजेज, भाई पॉलिटिकली भी तो वो है, तो भाई याद रहती है लोगों को, लेकिन वहां पे याद नहीं आती है भाई कैसे करना है। पहला है कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉजेज में पहला है चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, ऑथराइजेशन रिजीम हो जाए, एथिकल प्रोसिक्यूशन हो जाए, पॉलिटिकल रिप्रेशन हो जाए। इससे क्या हो जाएगा, लार्ज रेफ्यूजी फ्लो होता है एकदम से। जैसे एग्जांपल के तौर पे रोहिंग्या, है ना, रोहिंग्या बांग्लादेश, सीरिया वाले जो लोग हैं जैसे यूरोप में जा रहे हैं, है ना, सॉरी, जो रोहिंग्या जो है ना वो बांग्लादेश, है ना, सीरिया जो है यूरोप, यूक्रेन वाले लोग यूरोप में भाग रहे हैं, अफगानिस्तान जो है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान में जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। रोहिंग्या लोग जो है बांग्लादेश, सीरिया वाले लोग जो है यूरोप, और सब जगह देखने को मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है ना। नेक्स्ट इज स्टेट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड माइग्रेशन। स्टेट पॉलिसी जो है ना वो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 की, इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 की, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, कहाँ थे हम लोग, हाँ, स्टेट पॉलिसी इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। तो ठीक है, स्टेट पॉलिसी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, इसने इंक्रीज किया इंटर स्टेट मोबिलिटी को फॉर स्किल इनहांसमेंट। गल्फ काफिला जो रिफॉर्म हुआ ना, इसने अफेक्ट किया है माइग्रेंट ट्रीटमेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है, तो स्टेट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर दी है माइग्रेशन को। नेक्स्ट इज वीजा पॉलिसीज, भाई देख लो अपने ट्रम्प भाई साहब को क्या चल रहा है, ग्रीन कार्ड सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन हो रहा है जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं स्किल्ड माइग्रेशन को। और जब वीजा पॉलिसी अगर जैसे बहुत ज़्यादा खत्म, H1B वीजा पर कितना बदलते तो ऑब्वियस अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ब्रेक्जिट ने अल्टर्ड किया माइग्रेशन फ्लो इन द यूके, ये शोइंग हाउ जियोपॉलिटिक्स शेप लेबर मार्केट। भाई किस तरीके से ये होता है, देखे ना, उसका ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था यूके उससे, तो वही हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन माइग्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा जैसे यूक्रेन, सीरिया, अफगानिस्तान, ये क्या कर रहे हैं, मेजर रेफ्यूजी फ्लो पर UNHCR 2024 की रिपोर्ट करती है ना। पॉलिसी ड्रिवन मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो वीजा रिजीम, ग्रीन कार्ड सिस्टम, स्किल्ड माइग्रेशन पाथवेज, तो ये चीजें हो गई। देखो आज क्या करते हैं, 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन गया है, मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा, है ना। आज अपन लोगों ने 4 कॉज देख लिए हैं, कल अपन लोग देखेंगे आगे के कॉजेस, ठीक है। इतने काफी बचे हुए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए अपन लोग कल देखेंगे। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है भाई, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ। अभी है ना ट्राई करो, जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा करने की, आप लोग ये होमवर्क जो है ये कल ही करना। अभी तो बस आप लोग दिमाग लगाओ फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना मेरा माइग्रेशन का ही आगे का पार्ट होगा, कॉजेस का पार्ट 2, फिर अपन लोग कंसिक्वेंसेस भी उसी लेक्चर में देख लेंगे। फिर ये थर्ड जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ये तो अभी एक ही लेक्चर चल रहा है, पार्ट बी है ना, पार्ट सी का ही लेक्चर चल रहा है, इसी के अंदर माइग्रेशन का ही कॉज एंड कंसिक्वेंसेस वाला जो लेक्चर है उसी के अंदर मैं पार्ट 2 में कल लेकर आऊँगा, ठीक है। देखो कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है, लैंग्वेज भी अपन लोग वही यूज़ कर रहे हैं जो अपने एग्जाम के अंदर अपन लोग को करना है, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की एजुकेशन में, स्टडी में हेल्प की है, आप लोगों के नोट्स बनवाने में हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो इस पूरी की पूरी सीरीज को फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।